नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोयले की कमी के चलते यूपी में बिजली के 8 यूनिट्स बंद हो गए हैं, जिसके चलते राज्य में कई शहर हैं वो अंधेरे में डूब गए हैं। खासतौर पर अगर अंदरूनी इलाके की बात करें, गांवों की बात करें, तो वहां पर कई घंटों की बिजली कटौती हो रही है और इस पर कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। आपको बताएं कि आज से ठीक 4 दिन पहले बिजली मंत्री आर के सिंह ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो कोयले की कमी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, वो कोयला संकट भारत में भी पैदा हो गया है और महज 4 दिनों का कोयला ही बचा है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर शुरुआती तौर पर यूपी में पड़ा है, बाद में इसका असर आपको लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में देखने को मिलेगा। तो किन किन शहरों में, अलग अलग राज्यों में फिलहाल बिजली संकट की क्या स्थिति है, कोयला आपूर्ति की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल से आदित्य पूजन है, जयपुर से खुशेंद्र तिवारी है, पटना से नीलकमल है और लखनऊ से शशि पांडे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संकट है कोयले का, जिसकी चपेट में भारत भी आया या किन हालात के चलते संकट आया, उस पर बात करने के लिए शैलेश शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं रुक करूंगा शशि आपका, क्योंकि लखनऊ में या यूं कहूं कि यूपी में जो है अभी संकट गहरा गया है। 8 यूनिट्स बंद हो गई हैं। क्या कुछ अपडेट आप बिजली संकट को लेकर अभी दे सकती हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है और किन किन इलाकों में अभी बिजली कटौती देखी जा रही है? जी नीरज जी, उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी का संकट बहुत बुरी तरह से मंडरा रहा है। और बिजली विभाग का कहना है कि अगर आज के समय और आज के दिन अगर कोयले का संकट खत्म होता है और हमें कोयला मिलता है और आज अगर बिजली उत्पादन हम ठीक से शुरू करते हैं तो ये संकट 15 अक्टूबर के बाद जाकर ठीक होगा। स्थिति इतनी गहरा गई है कि यूपी में पर डे 21,000 से लेकर 21,000 के आसपास मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक उत्पादन सिर्फ 17,000 से कम का ही हो पा रहा है, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहरा गया है। फिलहाल पूर्वांचल और मध्यांचल में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां रोज 4 से 5 घंटे की कटौती शुरू कर दी गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह मध्यांचल या पूर्वांचल तक ही सीमित रहेगा। अब धीरे धीरे इसका असर बाकी यूपी के जिलों में भी पड़ सकता है। इसलिए बिजली विभाग ने इस संकट से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक भी बुलाई है और कहा जा रहा है कि हो सकता है इससे निपटा जा सके। इसके अलावा यूपी में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ये हो गई है कि 20 रुपए प्रति यूनिट तक दाम पहुंच गए हैं। बिजली विभाग जो कॉरपोरेशन है ये एनर्जी एक्सचेंज के आधार पर 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रहा है और इससे ज्यादा बिजली इसकी पावर कॉरपोरेशन इससे ज्यादा मात्रा में एक्सचेंज की बिजली नहीं खरीद पा रहा है और बिजली संकट इसलिए भारी तौर पर उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी स्थिति है कि कोयला कंपनियां भी उन्हीं पावर कंपनियों को जो है वो उन्हीं विद्युत संयंत्रों को जो है कोयले की सप्लाई कर रही हैं, जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, जिनका पहले से बकाया, तो उन्हें कोयला कंपनियां भी कोयले की सप्लाई नहीं कर रही। ये भी बड़ी वजह है। तो हमारे दर्शकों को हम बातचीत आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा से ब्रीफ कर दें कि हम लगातार कई दिनों से खबरें दिखा रहे हैं कि कोयले की पूरी दुनिया में कमी हो गई है, जिसके चलते जितने भी बिजली संयंत्र है वहां पर कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इसलिए पूरी दुनिया में बिजली का संकट है। चीन की खबरें हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं। इसके 2-3 मुख्य वजह है। एक तो ये कि जब से कोरोना की स्थिति इंप्रूव हुई है, लगातार फैक्ट्री में उत्पादन है पहले से ज्यादा बढ़ा है, तो वहां पर जो खपत है, बिजली की मांग है वो बढ़ी है, उसके चलते कोयले की खपत बढ़ी है। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कोयले की कीमतें आज वो 40 से 45% ज्यादा हो गई है, जिसके चलते जो आयात है वो कोयले का यहाँ पर कंपनी को कम करना पड़ा है, क्योंकि इतना महंगा कोयला खरीदा नहीं जा रहा। तो तीसरी बड़ी वजह यह है कि भारत में जहां जहां कोयले की खदानें हैं वहां पर भी उसका उत्पादन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में जो ज्यादा बारिश हुई थी, वहां पर कई खदानों में पानी भर गया है और वहां से जो कोयले की सप्लाई है वो संयंत्रों को नहीं हो पा रही, जिसके चलते भी बिजली जो है उसका उत्पादन कम हुआ है। तो ये 3 बड़ी वजह है। अब हम रुक करेंगे पटना का। नीलकमल हमारे साथ जुड़े हैं। नीलकमल जी, क्या कुछ जानकारी आप बिहार से दे सकते हैं? झारखंड में भी कई इस तरह के कई कोयला खदानें और खबरें वहां से भी हैं कि वहां पर भी जो कोयले का उत्पादन है उस पर फर्क पड़ा था, क्योंकि कई जगह खदानों में पानी भर गया था। तो बिजली संकट और कोयला उत्पादन पर क्या अपडेट आप दे सकते हैं? बिल्कुल नीरज, देखिए झारखंड की बात करता हूँ शुरुआत में कि झारखंड में जिस प्रकार से मानसून ने कहर बरपाया था, उसके बाद जो चक्रवात ने असर दिखाया था, इसकी वजह से झारखंड के जो कोयला खदान है उसमें पानी भर गए थे, जिस कारण से कोयला की निकासी नहीं हो पा रही थी। एक संकट तो यह है।
अगर झारखंड में की बात करें और उसके बाद अगर बिहार आते हैं, तो इससे पहले यह समझना पड़ेगा कि कोयला की खदानें सारी झारखंड में है, जो अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था। तो उस वक्त बिहार को कोयला की कमी नहीं होती थी, लेकिन बिहार का डिवीजन होने के बाद बिहार को हमेशा कोयला की किल्लत झेलनी पड़ती है। और बिहार में अभी ताजा हालात यह है कि जो देशव्यापी कोयला संकट पैदा हुआ है, उसकी वजह से बिहार में शहरों में तो बिजली मिल रही है, लेकिन गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहां 22 से 23 घंटे बिजली मिलती थी, वहां 7 से 8 घंटे का लोड सेटिंग किया जा रहा है। यानी पर्व त्योहार के समय में लोड सेटिंग से लोग परेशान हो चुके हैं। और जो एनटीपीसी का दावा है कि बिहार को जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी उतनी बिजली दी जा रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बिजली मिल रही है। जो 5000 मेगावाट मिलना चाहिए था, वो एनटीपीसी से 3500 मेगावाट की ही आपूर्ति की जा रही है। और उसके अलावा ऊंचे दर पर भी बिजली कंपनियां जो है वो बिजली को बेच रही है, ये कोयला संकट की वजह से। दूसरी चीज यह है कि बिहार सरकार का यह भी कहना है कि जो बिजली संकट को देखते हुए जब खुले हुए बाजार, ओपन मार्केट से जब 1000 मेगावाट की बोली लगाई जाती है, तो बिहार को सिर्फ 250 मेगावाट ही बिजली मिल रही है। तो यानी समझा जा सकता है कि पर्व त्योहार के इस मौसम में बिहार भीषण बिजली संकट से भी जूझ रहा है। हालांकि राजधानी पटना में बिजली की वैसी संकट नहीं है, फिर भी 2-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जब राजधानी पटना में यह हाल है, तो अन्य शहरों में और खासकर अगर गांव की बात करें तो स्थिति समझनी मुश्किल नहीं है। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले बातचीत को आगे बढ़ाएं, आपको मैं अगर कुछ आंकड़े बता पाऊं, ये आंकड़े हैं नेशनल पावर पोर्टल की तरफ से। देश में फिलहाल आपको बताएं कि 135 कुल कोल पावर प्लांट हैं, जिनमें से 80% जो पावर प्लांट है उनमें महज एक हफ्ते का ही जो है कोयला बचा है। तो आप सोचिए कि अभी तो इस संकट की शुरुआत है और आपको हम डरा नहीं रहे। हकीकत यह खुद सरकार का ये कहना है कि अगर ये संकट दूर नहीं हुआ तो जल्दी जो हालात देश में पैदा होंगे, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर, बिजनेस को लेकर, ये कोरोना के जो चरम में जो हालात पैदा हुए थे उससे भी बड़ा संकट सिर्फ कोयले की कमी की वजह से फैक्ट्रियों पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये संकट है। चीन, जो आज दुनिया की कह सकते हैं कि महाशक्ति बनने की कगार पर है, चीन में इसी कोयले की कमी की वजह से मॉल बंद करने पड़े, ऑफिस बंद करने पड़े, इवन की अस्पतालों तक को बिजली नहीं मिली। तो चीन जैसी महाशक्ति है वो भी हिली हुई है। तो बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बात करने के लिए शैलेश शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेश, मैंने चीन का उदाहरण दिया और ये अपने आप में समझने के लिए काफी है कि चीन आज जो कह सकते हैं कि एक महाशक्ति है और कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने की कगार पर, अमेरिका को भी पछाड़ के। अगर इस कोयले की कमी की वजह से चीन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, चीन के हालात खराब हैं, तो वही कोयला संकट जब भारत में सर दिखाने लगा है तो यहाँ क्या हालात हैं? तो पहले आप चीन की स्थिति बताइए, वहां पर ये हालात क्यों पैदा हुए और क्या क्या संकट है? देखिए नीरज जी, ये जो चीन में हालात हैं उसके पीछे कई वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कोविड। कोविड के बाद क्या हुआ कि अभी जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या और भी जो विकसित देश हैं, वो धीरे धीरे अब कोविड से उबर रहे हैं। तो उन देशों में कोयले की डिमांड काफी हुई। एक्सपोर्ट है और इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने लगातार कंपनियों पे प्रेशर बनाए रखा। अब कंपनियों ने उत्पादन तो बढ़ा दिया लेकिन उनके पास बिजली नहीं थी उतना। तो शुरुआत में क्या हुआ कि वहां पे जो कंपनियां थी बिजली देने वाली, उन्होंने हायर रेट पे बिजली खरीद कर दी, लेकिन सरकार ने कहा कि आप पुराने दाम पे ही उनसे पैसे लेंगे जो आपके कंज्यूमर्स हैं। तो कंपनियों को घाटा होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्लांट में गड़बड़ी आ गई है और हम अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। तो ये बहाना लेकर के उन्होंने प्लांट बंद कर दिया और हायर रेट पे बिजली नहीं बनाई। अब कोयला जो महंगा था, उन्होंने महंगा कोयला खरीदा नहीं और सस्ती बिजली उन्होंने दी नहीं। इससे क्या हुआ, जो सप्लाई चेन थी वो टूट गई। ये वजह रही। दूसरी वजह ये रही, ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ करार है कोल के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है कोल का, लेकिन अभी दोनों के बीच में काफी विवाद हो रहा है कोविड के ओरिजिन को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि कोरोना कैसे आया इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें चीन की क्या भूमिका है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच में जो है हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं और एक दूसरे को धमकी दी जा रही है युद्ध की, और तबाह करने की भी धमकी दी जा रही है दोनों तरफ से। अभी अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऑक्स डील की है जिसमें परमाणु सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी
और ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो दुनिया की फैक्ट्री है, उसने अपने एक बढ़िया रिसोर्स के साथ एक झगड़ा मोल ले लिया और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भोगना पड़ेगा। उसकी एक वजह उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया की जो फैक्ट्री है वो चाइना है, और जो भी गुड्स बनते हैं वो सस्ते होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि वहां पे लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में कम आती है। अब अगर बिजली के रेट बढ़ेंगे या बिजली नहीं मिलेगी तो दो दिक्कतें आने वाली हैं इस पूरे दीपावली और क्रिसमस जैसे जो त्योहार आने वाले हैं उस दौरान पूरी दुनिया के सामने। पहला तो हायर रेट पे सामान मिल सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि सामान ही न मिले, क्योंकि अभी कई फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है चीन में, कई फैक्ट्रियों को रोटेशन पे चलाया जा रहा है, कई ट्रेन जो है उनको भी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो पूरा जो एक सिस्टम था चाइना का वो ध्वस्त होता जा रहा है। और इसके पीछे जो चाइना का पावर क्राइसिस है उसके पीछे 2-3 कारण और हैं। एक कारण यह है कि 2022 में चाइना में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं। इस विंटर ओलंपिक के लिए चीन अपनी हवा को साफ करना चाहता है। चीन ने कोशिश की कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हम बढ़ें, जैसे आपका सोलर एनर्जी है या फिर हाइड्रो एनर्जी है, पानी से बिजली बनने वाली, इन सब की तरफ फोकस किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि चीन में बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से पनबिजली का उत्पादन कम हो गया। अब एक तरफ पनबिजली का उत्पादन कम हुआ, दूसरी तरफ कोयले के दाम बढ़ते गए, और तीसरा वहां पे डिमांड बढ़ती गई सामानों को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बनाने की। तो ये जो पूरा एक तरीके से सिस्टम था वो कोलैप्स होता जा रहा है, वो सारा कोलैप्स कर गया। बिल्कुल शैलेश, जी हाँ बिल्कुल शैलेश, आपके पास मैं आऊंगा। चीन से जुड़ा एक और शरारत जो चीन भारत के साथ कर रहा है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। हम कुछ और आंकड़े दे दें। ऐसा नहीं है कि आज अगर हम 9 अक्टूबर को बात कर रहे हैं तो आज का संकट खड़ा हुआ है। अगेन मैं सरकारी अगर आंकड़ों की बात करूं तो 20 सितंबर को 5 जो थे हमारे कोल प्लांट, वहां पर कोयला खत्म हो चुका था, पावर प्लांट। तो 27 सितंबर तक 11 पावर प्लांट में कोयला खत्म हो चुका था। तो 3 अक्टूबर आते आते 17 ऐसे पावर प्लांट थे जहां पर कोयला बचा ही नहीं था। तो आप ये देखिए कि 33 पावर प्लांट ऐसे थे जहां पर 135 में से जहां पर जो कोयला था वो खत्म हो चुका था। तो अब जाहिर तौर पर वहां पर बिजली का उत्पादन भी बंद हो गया था। और 135 में से अगर 33 पावर प्लांट में स्थिति पैदा होती है तो आप समझिए कि 15 से 20% के आसपास है वो पावर प्लांट में संकट पैदा हो चुका था 5 या 6 दिन पहले। आज के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हैरानी है कि इस दौरान कोई वैकल्पिक सरकार की तरफ से इंतजाम क्यों नहीं किए गए या वाकई उसके हाथ बंधे हुए थे। बहरहाल अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। आदित्य पूजन हमारे साथ हैं। आदित्य जी, क्या स्थिति आप पूरे एमपी में या छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं बिजली सप्लाई की, और जो कोयला खदानें वहां पर क्या असर आप देख पा रहे हैं? जी नीरज, मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो पिछले 7-8 दिनों से कोयले की समस्या को लेकर, कोयले की कमी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। प्रदेश में 4 बड़े पावर प्लांट हैं, अमरकंटक, सारनी, वीरसिंहपुर और सिंगाजी। इनमें करीब करीब टोटल 5400 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है यदि पूरी क्षमता से इनमें बिजली पैदा हो तो। लेकिन कोयले की कमी के चलते अभी फिलहाल करीब 2300 मेगावाट ही बिजली पैदा हो पा रही है। अमरकंटक, वीरसिंहपुर और सिंगाजी में 1-1 यूनिट को बंद कर दिया गया है। सारनी में 4 यूनिट जो है उसमें बिजली उत्पादन बंद है, और थोड़ी बहुत कसर जो है वो सरकार केंद्रीय और प्राइवेट सेक्टर से पूरी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि करीब 10,000 मेगावाट की रोजाना मांग होती है यहाँ पर बिजली की। तो करीब करीब 6,000 यूनिट से ज्यादा वो अभी सरकार, जो प्रदेश सरकार, वो प्राइवेट सेक्टर से और केंद्रीय पूल से लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अपने जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ निश्चित रूप से ये कोयले की कमी एक गंभीर समस्या बन रही है। 2 दिन पहले की जो बात, जो गुरुवार शाम तक का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जितना स्टॉक बचा है वो 2 दिन में यदि नया स्टॉक नहीं आया कोयले का तो इन प्लांट्स को पूरी तरह कहीं बंद करने की नौबत न आ जाए। इधर ऊर्जा मंत्री ने जरूर कहा है, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि हम कोल इंडिया के पेमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल कोल इंडिया का ही मामला नहीं है। जैसा आपने बताया, इसमें ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो उससे कितनी मदद मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, अभी नहीं कह सकते।
बिजली बिल्कुल। सप्लाई की बात करें तो शहरी इलाकों में अभी बहुत ज्यादा असर इसका देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में कटौती हो रही है। अभी आधिकारिक घोषणा इसकी सरकार नहीं कर रही, लेकिन बिजली की कमी हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल। शशि का एक बार फिर से रुख करेंगे। शशि, जैसा हमने शुरू में कहा था कि जिन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा संकट इससे आना था, वो जम्मू कश्मीर का प्रांत था, लद्दाख था और उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इस तरह की खबरें आई हैं। अभी हमें क्या आप शहरों की जानकारी दे सकते हैं कि किन किन शहरों पे अभी इसका असर पड़ा है, कहाँ बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं, और अगर अंदरूनी इलाकों की बात करें तो उनमें कौन कौन से शहर हैं और अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कितना लंबा खिंचने वाला है ये पूरा संकट? जी नीरज जी, जैसा कि आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में आपको बताया कि लगभग 21,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, और उत्तर प्रदेश में अभी तक जो उत्पादन हो रहा था वो लगभग 27,000 मेगावाट के आसपास हो रहा था। 17,000। और लेकिन अभी जो नहीं 27,000 हो रहा था, लेकिन अभी इस समय 17,000 ही प्रोडक्शन हो पा रहा है मेगावाट। तो इसके क्योंकि 8 यूनिट बंद हो गई। जो यूनिट्स बंद हुई हैं वो है ललितपुर, रोजा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, पारिक्षा। और इन यूनिट्स के बंद होने के कारण ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा लापरवाही यहाँ इस बात की रही कि ऐसा नहीं है कि ये सारी 8 यूनिट जो है वो कोयले के संकट की वजह से बंद हुई है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की कमी यह रही कि 6 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो तकनीकी वजहों से बंद हैं, और 8 पावर प्लांट्स उनके कोयले की कमी के कारण बंद हैं। इसकी वजह से यूपी में ज्यादा संकट पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल में है, जिसमें बलिया, वाराणसी, गोरखपुर के जो इलाके हैं पूर्वांचल, वहां पे असर हुआ। मध्यांचल की बात करें तो इधर कानपुर, लखनऊ, कानपुर के आसपास के इलाके, सीतापुर, बाराबंकी, इधर बिजली का संकट खड़ा हो गया है। अब ये संकट जो है धीरे धीरे वेस्टर्न यूपी की तरफ भी जा सकता है। वेस्टर्न यूपी और मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, इधर बिजली संकट पहुंच सकता है। और अगर वेस्टर्न यूपी में बिजली का संकट पहुंचा तो वहां पे सबसे बुरी स्थिति ये पैदा होगी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वो अधिकांश वेस्टर्न यूपी में है। नोएडा में प्रोडक्शन होता है, दीपावली का समय नजदीक है। दीपावली में जो प्रकाश का उत्सव होता है, तो अंधेरे में लोगों की दीपावली जा सकती है। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल। और नीलकमल जी का रुख करेंगे। नीलकमल जी, बिहार की हमें जानकारी दीजिए। बिहार में कुल कितने बिजली संयंत्र हैं और क्या कुछ अपडेट वहां से आ रही है? कहाँ पर अभी जो है वो बिजली बनाई जा रही है और कहाँ पर रोकना पड़ा? नीरज, देखिए, बिहार में बिहार स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड है। बिहार स्टेट मतलब 5 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पर, और सभी में जो कोयले की संकट की वजह से मतलब जितना यूनिट उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अगर ओवरऑल हम आपको बताएं कि बिहार को जितनी आवश्यकता है बिजली को, उसका 60% ही बिहार को बिजली मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब 60% बिजली का उत्पादन हो रहा है कोयले की कमी की वजह से, तो शहर में अंधेरे अब होने लगे हैं। भले ही बिहार सरकार ये कह रही है, एनटीपीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त बिजली दी जा रही है, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी यह धीरे धीरे खुलकर कहा जाने लगा है कि पर्व त्योहार के इस मौसम में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको नीरज कि जिस तरह से राजधानी पटना में बिजली की कटौती की जा रही है, तो ऐसे में जो अन्य जो जिले हैं या फिर ग्रामीण इलाके हैं उसका अंदाजा लगाना मतलब कठिन नहीं है। हम आपको आंकड़ा थोड़ा सा बता दें कि जिस प्रकार से जिलों में बिजली की कमी महसूस की जा रही है, अगर जिला वाइज अगर इसको हम देखें तो सहरसा जो जिला है उसमें 50 मेगावाट पर डे बिजली की जरूरत होती है, लेकिन उसे मात्र 30 मेगावाट बिजली दी जा रही है। और मधेपुरा जहां 100 मेगावाट की बिजली की जरूरत होती है, वहां पर मात्र 60 मेगावाट बिजली दी जा रही है। तो इसी प्रकार से बाकी जितने जिले हैं, जो 38 जिले हैं, अगर राजधानी की बात छोड़ दें तो बाकी के 37 जिलों में बिजली की भारी कटौती की जा रही है, 30 से 40% की। जाहिर तौर पर अगर ये मामला अगर सुलझता है या फिर कोयले की कमी अगर दूर नहीं होती है, और यह भी आपको बताया कि जो बिहार बिजली बाहरी कंपनी से खरीद रही है, जो ओपन मार्केट से जो खरीद रही है, तो 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिहार को बिजली दी जा रही है। लेकिन 1000 मेगावाट की जो मांग की जाती है उसके बावजूद 250 मेगावाट ही बिहार को बिजली दी जा रही है, वो भी 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन जो कोयला का संकट गहराया है, देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यापी जो कोयला का संकट गहराया है, तो इसमें अब लोगों को भी यह माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि सरकार सिर्फ कोयला की संकट से नहीं जूझ रही है, इसी कारण से ये बिजली संकट उत्पन्न हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हिंदुस्तान दुनिया का चौथा ऐसा बड़ा देश है जहां पर कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थितियां आई हैं तो ये अपने आप में और बड़ी चिंता की बात है। खुशेंद्र का रुख करेंगे। खुशेंद्र, माफी चाहूंगा, आपको स्किप कर गया बीच में, आपके पास भी मुझे आना था। खुशेंद्र, राजस्थान में क्या हालात है वहां पर, बताइए। अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग पावर प्लांट्स में, और कोयले की वजह से क्या कुछ संकट पैदा हुआ है, और आप कितना अभी बिजली का वो जो पावर कट है वो देख पा रहे हैं अलग शहरों? नीरज जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में पिछले 3 महीने से ये स्थिति बनी हुई है कि राजस्थान जो है बिजली संकट से जूझ रहा है। इसके पीछे पहले जो वजह बताई जा रही थी, उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि राजस्थान में जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है कोल इंडिया को जो है अपना उनका कुछ बकाया चल रहा था, वो राशि नहीं दी जा रही थी, इस वजह से पहले संकट की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब स्थितियां सामने आती गई, धीरे धीरे ये बात भी सितंबर में आई कि भारत में जो है, पूरे भारत में जो है बिजली संकट हुआ है। इस बीच मध्यस्थता की राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला, उन्होंने खुद जो है अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी उनसे ली कि आखिरकार क्या वजह है कि लगातार जो इकाइयां हैं वो बंद होती जा रही है और बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। बीच में राजनीति भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है इस जनता की है, जो राजस्थान की जनता है उसकी सबसे बड़ी मुश्किल पिछले 3 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि हम राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां लगातार 12-12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। आज की बात करें तो राजस्थान में जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने घोषित रूप से कह दिया है कि 1 से और 4 घंटे की बिजली जो होगी वो उसकी कटौती अब होगी राजस्थान में, क्योंकि बिजली संकट पूरे भारत में गहरा चुका है। अब 1 से 4 घंटे की जो बिजली कटौती की जब सरकार की तरफ से या बिजली कंपनियों की तरफ से की जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में और नगर पालिका इलाकों में वो 1 घंटे की बात कर रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में माफ कीजिएगा, शहरी इलाकों में 1 घंटे बिजली कटौती की बात की जा रही है, जो घोषित कर दिया है कि 1 घंटे यहाँ बिजली कटेगी और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे की बिजली कटेगी। लेकिन जहां हम बात करते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान में कई जिलों में 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। जब श्रीगंगानगर में सबसे बड़ी मुसीबत ये है अभी, क्योंकि वहां किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, सिंचाई के पानी को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जब हम व्यापारिक स्तर पे बात कर रहे हैं तो सभी अभी ये पहलू सभी जगह से पता चला है कि व्यापार में इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम बात करते हैं किसानों की भी, किसानों के लिए, क्योंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में अभी कुछ दिनों पहले आपने घड़साना के बारे में सुना होगा कि वहां घड़साना में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, पानी सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा है। अब स्थिति वहां दूसरी एक और बन गई है, वहां दोहरी रूप से दो तरीके से उन पे जो है वो असर पड़ने वाला है। पहला तो ये है कि राजस्थान में जो किसान बहुल इलाके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, वहां पहले से किसान जो सिंचाई के पानी के लिए जूझ रहे थे, अब बिजली संकट भी आ गया है। तो इसके चलते अब जो है उनको ट्यूबवेल से या जो उनके अन्य साधन है उनसे वो किस तरह से सिंचाई का काम करेंगे या किस तरह से, तो दो संकट किसानों के लिए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार किससे जूझा जाए, किस चीज की मांग की जाए, पानी की मांग की जाए कि बिजली की मांग की जाए, समझ में आ नहीं रहा है किसानों के कि आखिरकार किस तरह से इन संकटों से जूझा जाए। जनता की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में परेशानी बढ़ रही है, कारखाने कई जो है वह बंद हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, लेकिन अभी 250 ही हो रहा है। लगभग माने तो 50 से 60% की बिजली जो उत्पादन है वो क्षमता कम हो गई है। तो कुल मिला के, और राजस्थान के सबसे बड़े थर्मल पावर की बात की जाए तो कोटा के हम बारे में हम जानकारी दे देते हैं आपको कि कोटा में फिलहाल अभी जो यूनिट्स हैं वो बंद नहीं हुई है, लेकिन बिजली कटौती शुरू हो गई है। लेकिन अब अगर फिलहाल ये देखा जाए कि जैसे स्थितियां बन रही है, और अब जो कंपनियां खुद कह रही है कि हम 4 घंटे कटौती करेंगे, पहले तो अघोषित कटौतियां तो चल ही रही थी, लेकिन अब घोषित रूप से जैसा कह दिया है कि अब कटौतियां होगी, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में संकट और गहराने वाला है।
राजस्थान में जो मुख्य रूप से किसानों को और व्यापारिक दोनों ही दृष्टिकोण पे नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल खुशेंद्र, तो बहुत बड़ा संकट है और इसे कुछ लोग भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बिजली संकट भी बता रहे हैं। जैसा हमने आपको कहा, सवाल सिर्फ यहाँ पर कोयले की कमी या बिजली संकट का नहीं। आप देखिए कि कोरोना के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर बिजली कंपनियों को महंगे दामों पर अगर कोयला आयात करना पड़ता है, बिजली महंगी हो जाएगी। जाहिर तौर पर अगर कोयला कंपनियां महंगा कोयला खरीदेंगी, बिजली महंगी बनेगी, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? उसका असर जनता पर पड़ेगा। तेल पहले से महंगा है, बिजली भी महंगी हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि जो बढ़ी हुई महंगाई का जो सारा भार है वो लोगों पर पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोयले की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित होता है तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, जिनमें हम स्टील इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। ये बहुत हद तक बिजली उत्पादन पर और बिजली पर निर्भर है। तो वहां उन जो सारे उद्योग हैं उनको भी पटरी पर लाने में और वक्त लगेगा। कहेंगे उनका जो सीधे तौर पर प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था को दोबारा से एक तरह से ट्रैक पर लाने की कोशिश थी, उन कोशिशों को एक बड़ा झटका लगेगा। शैलेश, चीन से बनिस्बत मेरा अगला सवाल यह है कि कहा यह भी जा रहा है कि भारत का तकरीबन 20 लाख टन के आसपास का जो कोयला है वो चीन के बंदरगाहों पर फंसा हुआ और किसी वजह से चीन उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा। क्या बदमाशी है चीन की और क्यों जो है इस कोयले को वहां से रिलीज नहीं किया जा रहा? क्या आपको इसके मुतालिक अगर कोई जानकारी हो तो बताइए। ये बेसिकली जो कोयला है ये ऑस्ट्रेलिया का था। जब ऑस्ट्रेलिया और चीन में विवाद नहीं था तो चीन ने इस कोयले को ऑर्डर किया था। बाद में जब दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो वहां कोयला डंप कर दिया गया और वो कोयला वहीं पड़ा हुआ है। अब चूंकि उसको खरीदा चीन ने था तो ऑस्ट्रेलिया ने का कहना है कि भाई आप या तो हमको पैसे दो या तो इस कोयले को हमें कहीं और बेचने दो। चीन ने दोनों ही नहीं किया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया ने कोयला भारत को बेच दिया। अब वो सस्ते में बेचा है भारत को। उधर चीन को इतनी डिमांड है उस कोयले की कि वो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग जैसे हालात के बावजूद वो उन कोयले को रिलीज नहीं कर रहा, बल्कि उसमें से कुछ न कुछ ले ही ले रहा है। तो वो भारत का था नहीं, बेसिकली वो था चाइना का, लेकिन चूंकि चाइना ने उसका पैसा दिया नहीं इसलिए ऑस्ट्रेलियन कंपनियों ने उसे उठा करके भारत को बेच दिया। अब उसका जो मालिक है वो भारत है, लेकिन चूंकि वो चीन के गोदामों में पड़ा हुआ है कोयला, इसलिए चीन उसे जाने नहीं दे रहा है क्योंकि उसको इस समय कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिला के ये जो पूरा विवाद है उसके अंतर्राष्ट्रीय भी कई पहलू हैं और उसमें चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो टेंशन है वो दोनों उसका शिकार भारत हो रहा है। अब भारत के पास कोयला खरीद तो रखा है लेकिन वो कोयला मिल नहीं रहा। अभी आपने एक बात बताई कि भारत में कोयला बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन हमें फिर भी लेना पड़ रहा है। भारत में जो कोयला मिलता है मैं उसके बारे में बता दूं, वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। अगर हम उससे बिजली का उत्पादन करें तो करीब 60% राख निकलती है और अच्छा कोयला जो होता है करीब 40% के आसपास ही होता है। जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है उसमें ठीक उल्टा होता है और करीब 30 से 40% ही राख होती है। इसीलिए हमारी कंपनियों को मजबूरन ऑस्ट्रेलिया से या अफ्रीकी देशों से कोयला मंगाना पड़ता है। तो अब जो ये पूरा कोयला का जो संकट है वो सिर्फ किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं है कि हम कोयला मंगा ले और खरीद ले। उसके पीछे अब पूरा अंतरराष्ट्रीय वो जो रजमाइश चल रही है कि हम कितना ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा कर लें। अभी ऑस्ट्रेलिया ने मंगोलिया और कई और देशों से कोयला मंगाना शुरू किया है, लेकिन ये जो चीन ने जो चीन का ये संकट है अभी कहा जा रहा है कि वो सर्दियों तक बना रहेगा। सर्दियों में वहां पे उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जो उनकी अपनी कोयले की खदानें हैं, कई खदानों को वहां पे दुर्घटनाओं के बाद बंद कर दिया गया था। अब चीन सरकार मजबूरन उसको खोलना पड़ेगा और उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो संकट है ये अभी लंबा चल सकता है क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री है और उसको बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो बिजली के लिए कोयले पे ज्यादा निर्भर है। करीब 50% जो चाइना का प्रोडक्शन है पावर का वो कोयले से होता है। अब उसको वो घटा करके करीब 30% पे लाना चाह रहा है क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जो उसके अल्टरनेट सोर्सेस हैं जैसे पन बिजली है तो सूखे की वजह से उसका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। अब कहा यह जा रहा है इनको सोलर एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि ये संकट लंबा चलेगा और सभी देशों को अब सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
तो हमें भी भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो भारत को भी एक कोयले का जो है वो मोह छोड़ना पड़ेगा और जो हमारी बिजली की उत्पादन की क्षमता है उसको सोलर पे ले जाना पड़ेगा। सरकार प्रयास भी कर रही है इसमें, आपने सही कई सारे फ्लोटिंग को भी मोह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हकीकत है कि भारत का अभी भी जो कुल जो बिजली उत्पादन है वो 70% तक कोयले पर निर्भर है उसके चलते अगर कोयले की आज कमी हुई है तो हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो बिजली संकट है वो पैदा हो गया। और अगर कोई वैकल्पिक तरीकों की भी बात की जाए तो रातों रात उसकी व्यवस्था कर पाना भी संभव नहीं है। भले हम सोलर एनर्जी की बात करें, अक्षय ऊर्जा की बात करें, तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। तो देखते हैं कि फिलहाल ये संकट कितने दिन और चलता है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी, चूंकि उसके बाद डिमांड कम हो जाएगी, तो शायद इस संकट से निकलने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन अभी जो खुद सरकार ने संकेत दिए, सरकार का कहना है कि 5 से 6 महीने तक लग सकते हैं स्थितियों को दोबारा सामान्य होने में। तो सामान्य होने की बात तो बाद में, अभी तो कई जगह इस संकट को महसूस ही नहीं किया और अभी उसके झटके लगने हमें शुरू हैं। जबकि आज हमने बात की कि यूपी में कई जगह ऐसे हालात देखे गए, जम्मू कश्मीर में देखे गए, लद्दाख में देखे गए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इस तरह की और खबरें एमपी से, बिहार से, झारखंड से भी सुनने को मिले। तो इस पूरी बातचीत में, इस पूरे अपडेट में अब इतना ही। मेरे तमाम सहयोगियों का, आदित्य पूजन का भोपाल से, खुशेंद्र का जयपुर से, शशि पांडे आपका लखनऊ से, नीलकमल जी पटना से और शैलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल। तो इस चर्चा में अब इतना ही। नमस्कार।